नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी वाले भैया यूट्यूब चैनल। आप सभी का तैयारी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि 8 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके पहले कि आगे बढ़ें तो आप लोगों में से जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को, यानी कि तैयारी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, यदि 2 बिलियन नो यानी कि सॉल्यूशंस को एक बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम में मिलाया जाता है, ठीक है, यानी क्लोज सिस्टम में अगर मिलाया जाता है तो कुल द्रव्यमान टोटल मास का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी को ये बात पता है, क्या पता है, आप सभी को ये बात पता है कि जब भी ऐसा होता है तो कुल द्रव्यमान जो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। कुल द्रव्यमान में कोई भी अंतर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। क्या उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो कुल द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। कार्बन के किस गुण के कारण C12 का प्रयोग एक स्टैंडर्ड मानक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन का जो है मुख्य रूप से 2 आइसोटोप होता है दोस्तों। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। ये जो है फिक्स रहता है, ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। समय के साथ ये नहीं बदलता है, हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन जो दूसरा वाला है, कौन सा? कार्बन 14 वाला। कौन सा? कार्बन 14 वाला। ये क्या होता है? ये समय के साथ घटते रहता है, ठीक है। समय के साथ जो होता है क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है दोस्तों। क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, ये समय के साथ क्या होता है? घटता जाता है। और इसी के देख करके कि जो कार्बन 14 है और कार्बन 12 है, इसका रेशियो देख करके हम लोग पता करते हैं कि जो कोई भी फॉसिल फ्यूल है कितना पुराना है, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन 12 जो है वो स्थिर रहता है, वो समय के साथ नहीं बदलता है। लेकिन कार्बन 14 क्या है? समय के साथ घटता चला जाता है। कार्बन 14 चूँकि रेडियो एक्टिव है, समय के साथ घटता चला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए सर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो रफ क्यों होता है? और रफ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है राइबोसोम मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है? राइबोसोम्स जो है मौजूद होता है, इसीलिए क्या होता है? रफ होता है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना काम है। राइबोसोम का क्या काम है? तो प्रोटीन को बनाना काम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण, ये उत्तर हो जाएगा। वही दोस्तों, ये जो है ये उत्तर कब होता? ये उत्तर कब होता दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कब उत्तर होता? जब क्वेश्चन पूछा जाता, जब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता? जब क्वेश्चन पूछा जाता कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? लिपिड का संश्लेषण करना। इसका लिपिड का संश्लेषण करना। तो स्मूथ वाले का आंसर हो जाएगा A, लेकिन यहाँ पर रफ वाले का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? B। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। बोल रहे हैं कि द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि आपको मास दिया हुआ है, तो M लिख लीजिए, कितना kg हो गया, ठीक है, 0.15 kg। बेग दिया हुआ है आपको 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड आपको बेग दिया हुआ है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। हाफ mv² आपको पता होगा, ठीक है। हाफ mv² रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई? हाफ हो गया, m तो आपको है ये वाला, और v² मतलब 30 गुना 30 करना है, ये 15 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 15 हो गया। तो आपको हो गया 450 गुना, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पहले गुना कर दीजिए दोनों को, 225, ये हो गया 45, ये जाएगा 7, ये हो गया 6, ठीक है। तो 675 शून्य डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 6750।
6750 जूल आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल सवाल है, आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं बासिंग सोडा, बासिंग सोडा का जो है यानी कि धावन सोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। आपको पता होगा कि बासिंग सोडा का जो है आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है फार्मूला? तो Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट और 10H2O 10 यहाँ पे जो है वाटर का मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये आपका है वाशिंग सोडा का फार्मूला। किसका सोडा का फार्मूला? तो वाशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का फार्मूला ये होता है। ठीक है, धोने वाला का ये फार्मूला होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमको इतना अभी के लिए मालूम है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि भाई इसमें क्या सही लग रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट जाएंगे तो किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है किसका है आपको पता होना चाहिए, किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। और ये दोस्तों बेकिंग सोडा का आंसर होगा। इसका होगा बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा है दोस्तों। ठीक है, खाने में इसका प्रयोग किया था इस बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो ये उत्तर आपका नहीं होगा। दूसरा जो है रासायनिक फार्मूला दिया हुआ है, देखिए एग्जैक्टली वही फार्मूला दिया हुआ है जो हमने लिखा हुआ है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो है सही हो जाएगा। अगला जो है ये अम्लीय है, ये अम्लीय नहीं है दोस्तों, ये कैसा है? ये क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय, यानी कि बेस है एक तरीके का। क्या है? क्षार है, या बोल सकते हैं क्या है? बेस है। क्षार है या फिर बेस है बोल सकते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, क्षार है या फिर बेस है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला क्या है? इसका प्रयोग जो है पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका प्रयोग इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीने के पानी में से कीटाणु को अगर हटाना है तो किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl3। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है दोस्तों। आपके कुएं में, आपके चापाकल में जो डाला जाता है ना पाउडर, कौन सा होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो उसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये उसका सही हो जाएगा। तो उत्तर अभी आपको हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन वो आगे भी पूछेंगे। बोल रहे हैं यदि एक एमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ जाती है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? संभावित कारण क्या हो सकता है? तो एमीटर का रीडिंग क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एमीटर जो है दोस्तों, एमीटर क्या है? एमीटर, इसका काम क्या है दोस्तों? एमीटर का काम क्या है? तो आप बताएंगे सर एमीटर का मेन काम जो है करंट को नापना, यानी कि धारा को नापना इसका मेन काम है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सबको पता है। मेन काम क्या है? धारा का नापना। फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों हम लोग? V=IR। V=IR, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। यानी कि करंट निकालेगा, एमीटर क्या करेगा? करंट निकालेगा। तो V आपको करंट निकालना है तो I हो जाएगा V/R। क्या हो जाएगा? V/R। तो आपको I बोल रहा है अचानक से बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि एमीटर की रीडिंग क्या होने वाली है? धारा। एमीटर की रीडिंग क्या होगी? धारा। तो ये बोल रहा है अचानक से बढ़ गया है। अभी क्या संभावना हो सकती है? या तो वोल्टेज को बढ़ाया जाए या तो प्रतिरोध को घटाया जाए। यही दो में संभावना में से एक संभावना होगी, तभी तो आपका जो करंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, या तो वोल्टेज को बढ़ाया जाए या तो करंट को, या तो रेजिस्टेंस को घटाया जाए। यही दोनों में से एक कारण हो सकता है। तो वोल्टेज बढ़ाने का ऑप्शन है नहीं, यहाँ वोल्टेज घटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोध घटाने की बात कर रहे हैं किसमें? तो ए में। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसी तरह के सिंपल सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए परमाणु संख्या जो होता है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, वही परमाणु संख्या के बराबर होती है हमेशा। इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बदल जाता है। अगर एटम को एक्साइट कर दिया जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है घट सकता है और बढ़ सकता है। लेकिन प्रोटॉन जो केंद्र में होता है, ये घट बढ़ नहीं सकता है। क्या हो सकता है? ये घट या बढ़ नहीं सकता है। तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर लिपिड यानी वसा का निर्माण मुख्य रूप से कौन करता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो है ना, उसी से दूसरा क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन बनाना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर
प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का आपका संश्लेषण करता है। ये बात ध्यान में रखनी है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ क्यों है? क्योंकि उसमें जो है, यहाँ पे रफ क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो है राइबोसोम रखा हुआ है। राइबोसोम ही जो है उसको रफ बना रहा है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। वही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड का बनाना। किसका? लिपिड का। तो लिपिड सिंथेसिस यानी कि लिपिड का संश्लेषण आंसर हो जाएगा दोस्तों। लिपिड का संश्लेषण जो है काम करता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक सीधी धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली करंट को मान अगर दुगना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर होने वाली चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर करंट को बढ़ाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो है अपने आप बढ़ेगा। और कैसा बढ़ेगा? तो सीधा सीधी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर करंट को दुगना किया गया है, करंट अगर 2I हो गया है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2B। मतलब अगर करंट को दुगना किया गया है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं हम। बोल रहे हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन का पूर्ण दहन मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन तो मीथेन पे पूछा गया है, लेकिन मीथेन ही नहीं, कोई भी हो, मीथेन हो, इथेन हो या इथाइन हो, यानी कि अल्केन हो, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, या तो अल्केन हो या तो अल्कीन हो या तो दोस्तों अल्काइन हो, कोई भी हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका हो, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, इसको अगर आप पूर्ण दहन करेंगे ना, पूर्ण दहन जब कर देंगे यानी कि कंप्लीट दहन करेंगे, कंप्लीट कंबशन करेंगे ना, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? पर्याप्त होगी। तो आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। वही ये कौन सा बात बोले? ये बोल दिए कंप्लीट कंबशन हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन जो है काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है तब, ठीक है। ऑक्सीजन जो है एक्सेस मात्रा में है तब, काफ़ी मात्रा में है तब। लेकिन मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है एक्सेस मात्रा में नहीं है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है एक्सेस मात्रा में नहीं है, ऑक्सीजन क्या है? कम है, ऑक्सीजन जो है थोड़ा कम है, तो क्या होगा? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बनेगा और आपका वाटर बनेगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये ऑक्सीजन कम रहने के कारण बन रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बन रहा है? ऑक्सीजन कम रहने के कारण बन रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये खतरनाक होता है दोस्तों। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंबसन जो हुआ है, पूर्ण दहन हुआ है, पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबसन हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार पे धक्का देता है, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार पे धक्का देता है, ठीक है, तो एक दीवार बना लीजिए फटाफट। ये दीवार हो गया, एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, ठीक है, चंगू मंगू टाइप का। तो क्या कर रहा है? एकदम दीवार को धक्का मार रहा है, दीवार को क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। अब दीवार तो हिल नहीं रहा है, दीवार क्या हो रहा है? हिल नहीं रहा है, यानी कि दीवार का जो डिस्प्लेसमेंट है डी क्या है? क्या है? 0 है। और आपको पता होना चाहिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो क्या होता है दोस्तों? वो क्या होता है? तो FD cos थीटा होता है। FD cos थीटा क्या होता है? FD cos थीटा। F क्या है? बल। F क्या है? बल। चलिए बल कुछ भी वो लगाया हो, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए 5 न्यूटन लगाया है, ठीक है, कुछ भी वो लगाया हो, 5 न्यूटन मान लीजिए लगाया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अपने आप 0 हो जाएगा। cos थीटा कुछ भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर तो अपने आप 0 हो जाएगा। कोई चीज़ को भी गुना करने से क्या हो जाता है? 0। तो आंसर हो जाएगा 0 जूल। क्या हो जाएगा? 0 जूल, मतलब 0 कार्य हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए कार्य जो है 0 है। अगला सवाल, पौधों में जल और खनिज को ऊपर की ओर ले जाने वाला, ठीक है, मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि पौधों में जो होता है 2 चीज़ होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? तो पानी को और मिनरल्स को ज़मीन से ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर की ओर ले जाना है। और फ्लोएम का काम क्या है? तो खाना को
खाना को क्या करना है, पूरे पूरे प्लांट में जो है, पूरे पेड़ में जो है फैलाना है। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है, पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। और वही बात है फ्लोएम की बात करेंगे तो ये खाना को जो है ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है, सब जगह ले जाता है। तो इसका काम जो क्या है, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जो है काम होता है, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने के लिए, रक्तचाप नापने के लिए ऑसिलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग जो है मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये सब का सब क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा हुआ है, अभी जो रिसेंट वाला ग्रुप डी हुआ था ना, सब में पूछा हुआ है। इसका उत्तर ये होगा क्योंकि इसमें जो है स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वचालित उपकरणों में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आजकल जो मशीन आ गया है ना, डिजिटल ऑटोमेटिक डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजर करने का, तो उसमें आपका जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो उत्तर हो जाएगा ये कि इसमें अलग से स्टेथोस्कोप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन जो है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी को क्या पता है कि जो भी हमारे प्लांट होते हैं ना, ठीक है, जो भी हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं ना, वो जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ही मर जाते हैं, तो उसको कोई ना कोई जो है इसको निपटा देता है, कोई ना कोई क्या करता है, उसको साफ़ सुथरा कर देता है। वो कौन करता है, तो वो करता है आपका बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी क्या करता है दोस्तों, उसको खा जाता है। क्या करता है, उसको खा जाता है और सब्सटेंस को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वैसे सब्सटेंस जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट कौन करता है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो है उसको ख़त्म कर देते हैं खा के। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन करना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना है, जलीय विलयन करना है। तो उसके दौरान जो है सोडियम आयंस किस इलेक्ट्रोड पे आकर्षित होगा। देखिए दोस्तों, दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं दोस्तों एनोड, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। और नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और यहाँ पे होता है ये दोस्तों कि पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव यानी कि एनोड पे, पॉजिटिव यानी कि एनोड पे क्या होगा, तो आपको नेगेटिव आयंस देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा, नेगेटिव आयंस देखने को मिलेगा। और नेगेटिव में क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको OH माइनस आयन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सोडियम के प्लस आयंस देखने को मिलेंगे। तो सोडियम प्लस कहाँ पे मिलेंगे, आपको कैथोड पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कैथोड, क्योंकि अपोजिट जो है अट्रैक्ट कर लेता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपको नेगेटिव आयंस मिलेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, बोल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक, एक मिनट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले संतृप्त देख लेते हैं, फिर असंतृप्त देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सैचुरेटेड है, जिसको संतृप्त भी बोलते हैं, जिसको संतृप्त भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। लेकिन असंतृप्त में क्या होता है दोस्तों, दो चांस हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, और एक हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, क्या होता है, कमज़ोर होता है। रिलेटिवली क्या होता है दोस्तों, तो कमज़ोर होता है थोड़ा, क्या होता है, कमज़ोर। और इसी कारण क्या होता है, ये दोनों जो है ना, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना, जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। बहुबंध जो है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है, उसकी उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग जल्दी टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 2 बिलियन यानी कि 2 सॉल्यूशन को एक बंद निकाय यानी कि एक बंद सिस्टम में रखा जाता है, तो कुल द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है ना, उसके बारे में आपको मालूम है, उसके बारे में क्या है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मास जो है सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि सी क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है काम करता है और द्रव्यमान जो है सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू दोस्तों। ये चैनल का नाम है तैयारी वाले भैया, इसको मिस नहीं करना है। ये चैनल NITians और गेट टॉपर्स के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को वीडियो दबाने के लिए ज़रूरी है। इस तरह का अगर बेल आइकन आप दबा देंगे ना, तो आपको रेगुलरली इस तरह का वीडियो जो है रेगुलरली देखने को मिलेगा। इस चैनल का नाम है तैयारी वाले भैया और यहाँ पे NITians और गेट्स आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।